वन पाइस की आज की वैल्यू अनसर्कुलेटेड कंडीशन में 50,000 तक जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 1947 में आज़ादी मिलने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहला कॉइन कब इशू किया था और कौन से ईयर में इशू किया था? क्या आप जानते हैं कि कॉइन का छपाई का काम जिस जगह से होता है उस जगह को क्या बोला जाता है? क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया में डेफिनेटिव, कमेमोरेटिव, यूएनसी, प्रूफ सेट, यूएनसी सेट, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस उत्सव और मैं बात करता हूं एक्सक्लूसिवली इंडियन कॉइन्स और पेपर मनी के बारे में। अब से मेरा जो भी वीडियो होगा वो ऑल अबाउट रिपब्लिक ऑफ इंडिया की पूरी इंफॉर्मेशन सीरीज पे होगा, जहां पे मैं आपको 1950 से लेके अभी तक के जो भी कॉइन इश्यू हुए हैं, चाहे वो डेफिनेटिव हो, कमेमोरेटिव हो, आम चलन हेतु हो या प्रूफ सेट हो या यूएनसी सेट हो, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैं एपिसोड वाइज हर वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सिक्के कब छपना शुरू हुआ उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बेसिक जानकारी दे दूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 से आम चलन हेतु कॉइन को इश्यू करना शुरू कर दिया था। बेसिकली तब 3 मिंट काम कर रही थी। सबसे पहले बॉम्बे मिंट, उसके बाद हैदराबाद मिंट और उसके बाद कलकत्ता मिंट। अभी नोएडा मिंट भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस वक्त नोएडा मिंट नहीं थी। अब कोई भी कॉइन में अगर ईयर के नीचे कुछ निशान होता है तो वो मिंट मार्क है। तो उसके बारे में पहले आपको मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, ताकि आप लोग आने वाले जो भी मैं कॉइन्स की इंफॉर्मेशन देने वाला हूं उसके बारे में प्रॉपर अपने आप को अपडेट कर लें। बॉम्बे मिंट में अगर जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप का होता है, यानी कि अगर किसी भी सिक्के में अगर मिंट मार्क में नीचे डायमंड लिखा हुआ ईयर के नीचे तो वो बॉम्बे मिंट में ढला गया है। कोलकाता मिंट में जो भी सिक्का ढला हुआ है उसका कोई मिंट मार्क नहीं होता। नोएडा मिंट में कोई सिक्का डला है तो उसका राउंड मिंट मार्क होता है, लेकिन वो 1950 से 1956 की जो फर्स्ट इश्यू थी कॉइन की सीरीज उसमें वो नहीं था। और हैदराबाद मिंट में मिंट की 3 टाइप की वैरायटी होती है। सबसे पहला मिंट मार्क है स्प्लिट डायमंड, यानी कि बॉम्बे मिंट जैसा एक डायमंड होता है लेकिन बीच में से कटा हुआ होता है। आई ग्लास लगाएंगे कॉइन पे तो आपको ठीक समझ में आ जाएगा। दूसरी वैरायटी होती है डॉट इन डायमंड, यानी कि इंक्यूज डॉट इन डायमंड। एक डायमंड होता है मिंट मार्क के तौर पे और बीच में एक छेद होता है बहुत छोटा सा, उसको डॉट इन डायमंड बोला जाता है। और तीसरा अभी जो चलन में है वो है स्टार मिंट मार्क। तो स्टार मिंट मार्क जिस कॉइन में है उसको भी हैदराबाद मिंट का ही बोला जाएगा, सब्जेक्ट टू फॉरेन मिंट। कुछ ऐसी मिंट्स थी फॉरेन मिंट्स जिसका भी मिंट मार्क सेम स्टार ही था, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी फर्स्ट कॉइन की सीरीज लॉन्च कर दी थी, जिसमें सबसे लोअर डिनोमिनेशन यानी कि सबसे न्यूनतम मूल्य का जो कॉइन था वो था 1 पाइस। 1 पाइस ब्रॉन्ज मेटल में इश्यू हुआ था। 1 पाइस का वेट होता था 3.88 ग्राम, जो 1950 में होता था। उसके बाद 1950 से लेकर 1955 तक की जो 1 पाइस थी उसका वेट होता था 2.92 ग्राम। 1 पाइस में 1950 से लेकर 1955 तक जो भी 1 पाइस छपी हुई थी उसमें 1953, 1954 और 1955 की जो 1 पाइस है वो रेयर से स्केयर कैटेगरी में आती है। आज भी अगर आपके पास 1 पाइस है और वो यूएनसी कंडीशन में है तो एक बहुत ही अच्छी कलेक्टेबल आइटम है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1953 की 1 पाइस है, जिसमें मैंने आपको मिंट मार्क की जानकारी दी कि हैदराबाद मिंट में बनी हुई है। तो आपको क्लियर कट आपको स्प्लिट डायमंड नजर आ जाएगा। 1953 में बने हुए हैदराबाद मिंट की 1 पाइस की आज की वैल्यू अनसर्कुलेटेड कंडीशन में 50,000 तक जा सकती है। अगर वो रेगुलर कंडीशन में है, बहुत कम कंडीशन की है, तो भी उसकी वैल्यू 10,000 से 15,000 तक के बीच में है। 1954 और 1955 की जो 1 पाइस है उसकी भी वैल्यू काफ़ी अच्छी आती है। अगर 1954 की आपके पास है तो यूएनसी कंडीशन में उसकी वैल्यू होती है तकरीबन 3,000 से 5,000 के बीच में। और 1955 का कॉइन अगर 1 पाइस आपके पास है हैदराबाद मिंट में डाली गई तो उसकी भी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में। ये जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ ये यूएनसी कॉइन के प्राइस बता रहा हूँ। जो कॉइन की कंडीशन अगर नीचे जाती है ग्रेड वाइज तो उसकी वैल्यू भी नीचे जा सकती है। तो ये थी 1 पाइस।
उसके बाद एक डिनोमिनेशन अब जाऊं तो हाफ आना इश्यू हुए थे। हाफ आना 1950, 1954 और 1955 में लॉन्च हुए थे। 1950 में बॉम्बे कलकत्ता, 1954 में भी बॉम्बे कलकत्ता और 1955 में कलकत्ता माफ कीजिएगा बॉम्बे मिंट द्वारा हाफ आने का ऐलान हुआ था। हाफ आने का जो शेप रहता है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर रहता है और उसका वजन रहता है 2.92 ग्राम्स। हाफ आना में ऑब्वर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, बीच में अशोक स्तंभ होता है और रिवर्स में बुल की निशानी होती है और ईयर और वैल्यू लिखी हुई होती है। हाफ आने में 1950 में कोलकाता मिंट द्वारा डाले गए हाफ आना और 1955 में बॉम्बे मिंट द्वारा डाले गए हाफ आना स्क्वायर कैटेगरी में आते हैं और उसकी आज की मार्केट वैल्यू है 500 से लेकर 700 तक के बीच में। उसके बाद एक डिनोमिनेशन अब जाऊं मैं तो वन आना इश्यू हुए थे। वन आना जो इश्यू हुए थे वो 1950 और 1954 में इश्यू हुए थे। 1950 और 1954 दोनों में बॉम्बे मिंट द्वारा वन आना को डाला गया था और दोनों आज की डेट में स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन्स हैं। आज की डेट में उसकी वैल्यू है अप्रोक्स 700 से 900 के बीच में, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। लेकिन अगर ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड कंडीशन है तो 700 उसका पक्का दाम है। उसके बाद एक डिनोमिनेशन अब जाऊं तो टू आना लॉन्च हुए थे। टू आना 1950, 1954 और 1955 में लॉन्च हुए थे। 1950 और 1954 में बॉम्बे मिंट द्वारा डाले गए टू आना आज की डेट में स्क्वायर कैटेगरी में आते हैं और उसकी मार्केट वैल्यू है दोनों की अप्रोक्स, अगर ब्रिलियंट अनसर्कुलेटेड कंडीशन है यानी कि जैसे मिंट से निकला उसी कंडीशन में आपके पास है तो उसकी मार्केट वैल्यू है 1500 से लेकर 2000 के बीच में। उसके बाद जो 1955 का टू आना है वो एक्सट्रीम रेयर कैटेगरी का कॉइन है। अगर वो अनसर्कुलेटेड कंडीशन में आपके पास है तो उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 प्लस है। जी हाँ, 50,000 प्लस। अगर वो रेगुलर कंडीशन में भी है तो भी उसकी मार्केट वैल्यू है 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में। और एकदम पर्टिकुलर बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है फिर भी उसकी मार्केट वैल्यू है 15,000 से लेकर 22,000 यानी कि 22,000 के बीच में। 1955 का टू आना भी बॉम्बे मिंट में ही डाला गया था। आज की डेट में वन ऑफ द रेयरेस्ट कॉइन है रिपब्लिक ऑफ इंडिया में 1955 का टू आना। अगर आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं तो ये कॉइन आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद एक डिनोमिनेशन अब जाऊं तो 1/4 रुपी इश्यू हुआ था। 1/4 रुपी 1950 से लेकर 1956 तक इश्यू हुआ था। 1950, उसके बाद 1951, उसके बाद 1954, 55 और 56। 1950 में कोलकाता मिंट द्वारा डाला गया 1/4 रुपी स्क्वायर कैटेगरी का है। इसकी मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज अनसर्कुलेटेड पीस की। और 1955 में बॉम्बे मिंट द्वारा डाला गया 1/4 रुपी भी स्क्वायर से रेयर कैटेगरी में है और उसकी मार्केट वैल्यू है आज की डेट में अप्रोक्स 800 से 1000 रुपीज के बीच में। जो भी मैं प्राइस बता रहा हूँ कॉइन के वो अनसर्कुलेटेड प्राइस बता रहा हूँ और मेरा जितना अनुभव है, मैंने जिस प्रकार से अपने कलेक्शन में खरीदी की है उसको बेस बना के मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। प्राइस में वेरिएशन भी हो सकता है, ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। उसके बाद एक डिनोमिनेशन अब जाऊँ तो हाफ रुपी इश्यू हुए थे। हाफ रुपी भी 1950 से लेकर 1956 तक इश्यू हुए थे, लेकिन 1950, 51, उसके बाद 54, 55 और 56 में इश्यू हुए थे। 1950 में कोलकाता मिंट द्वारा डाला गया हाफ रुपी स्क्वायर कैटेगरी का है जिसकी मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज और 1955 में बॉम्बे मिंट द्वारा डाला गया हाफ रुपी है, उसकी मार्केट वैल्यू है 1500 रुपये अगर आपके पास अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है तो, और वो रेयर है, स्क्वायर से रेयर की कैटेगरी में आता है। स्क्रीन पे आप अलग अलग जो भी मैं कॉइन बता रहा हूँ उसके पिक्चर एकदम सेम देख रहे हैं, तो उससे आप अपने कलेक्शन में कैसे उसको एडजस्ट करना है वो आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद एक डिनोमिनेशन और लास्ट डिनोमिनेशन में अगर आप जाओ 1950 से 56 के कॉइन की सीरीज में, जो फर्स्ट सीरीज ऑफ इश्यू था कॉइन का, तो उसमें होता है 1 रुपी। 1950 और 1954 दोनों में 1 रुपी का ढलान हुआ था, दोनों बॉम्बे मिंट से ढलान हुआ था। और 1950 का 1 रुपी है वो कॉमन कैटेगरी का है, लेकिन अभी वो स्क्वायर कैटेगरी का अगर अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है तो। और 1954 का पीस अगर आपके पास अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है तो वो भी स्क्वायर कैटेगरी का है, टिपिकली स्क्वायर कैटेगरी का है
और इसकी आज की मार्केट वैल्यू है 1500 से 2000 के बीच में। अगर वो ब्रिलियंटली अनटच कंडीशन में आपको मिल जाए तो जो मैं प्राइस बता रहा हूँ वो हैंडसम प्राइस है। उस प्राइस पे आप अपना कलेक्शन में रख सकते हैं खरीद करके। तो ये थी फर्स्ट सीरीज ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको 1950 से लेकर 1956 तक के जो भी कॉइन्स है वो आपको बताए। इस सीरीज में दो सबसे ज्यादा रेयर कॉइन है और वो आज की डेट में भी रेयर है, वेरी फ्रॉम द बिगिनिंग रेयर है। और वो दो कॉइन वन ऑफ द रेयरेस्ट कॉइन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। वो है 1953 का 1 पैस हैदराबाद मिंट द्वारा ढाला गया और 1955 का 2 आना बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया। तो ये दोनों जो कॉइन बताए वो कलेक्शन में आप रख सकते हैं। ये आगे जाके भी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाली है और द मोस्ट कलेक्टेबल आइटम है, उसको अपने कलेक्शन में रखना ही चाहिए। अगले वीडियो में देखते हैं कि कौन सा इश्यू हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और कौन से ईयर से हुआ था। अब से मेरी जो भी वीडियो होगी वो टिपिकली डिनोमिनेशन वाइज गवर्नमेंट ने जैसे इश्यू किया था ईयर वाइज, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको उसकी जानकारी दूंगा, अप्रॉक्स मार्केट वैल्यू बताऊंगा और आप इससे अपना कलेक्शन में आइडिया ले लीजिए और जानकारी भी ले लीजिए। मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं बुक से लेता हूँ, अपने तजुर्बे से लेता हूँ। 10 साल मैंने दिए हैं भारतीय सिक्कों में, स्पेशली रिपब्लिक ऑफ इंडिया के फील्ड में, तो मेरा ये अनुभव है। आप जब भी ऐसे काम करेंगे, अच्छा काम कर लेंगे, कलेक्शन अच्छा बढ़ाएंगे, तो आप भी अपने आप ही आइडिया ले सकते हैं कॉइन के प्राइस का, कॉइन के वैल्यू का, कॉइन के कंडीशन का और एक अच्छा कॉइन कलेक्टर बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा मैं कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव जो भी जानकारी है वो दूसरे लोगों तक पहुंचे और वो उसका मैक्सिमम लाभ उठा पाए। आशा रखता हूँ आपने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।